लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है देखो अपन ने। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया अपन ने, है ना। कोई अगर रिएक्शन दे दिया आपको A + 2B फॉर्म्स प्रोडक्ट, भले रिएक्शन कुछ भी हो जाए, हमको तो कुछ नहीं बोला है, जस्ट दिस इज द रिएक्शन बोला है, एनी नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका रेट लॉ कैसे लिखता हूँ मैं, R = K × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻m एंड B⁻n लिखते हैं, 1 और 2 नहीं लिखते हैं यहाँ पर। सो हियर m इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, यहाँ पर अपन बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A बोलते हैं, एंड n इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B बोलते हैं, बराबर। सो विथ रिस्पेक्ट टू A विथ रिस्पेक्ट टू B। m+n क्या है, ओवरऑल ऑर्डर है। m+n क्या है, ओवरऑल ऑर्डर है। एंड ऑर्डर इज डिटरमाइंड हाउ टू डिटरमाइन द ऑर्डर, लेट मी नो हाउ टू डिटरमाइन द ऑर्डर। इसके लिए क्या करना पड़ता है अगर अपन को ऑर्डर पानी है तो, इट्स वेरी सिंपल थिंग, बताया मैंने आपको। इस k को क्या बोलते हैं, k इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। k रेट कांस्टेंट कहा जाता है, या फिर इसके और भी नाम है, ठीक है ना। अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था, रेट ऑफ रिएक्शन वाज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर वो डिस्टेंस के मामले में होता तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट आवर व्हाट, या फिर द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है ना। वैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एक काइंड ऑफ वेलोसिटी निकाल रहे हैं अपन, इसलिए इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। किसको, आर को ही, सॉरी के को ही। तो के दूसरे नाम भी हैं क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी कोएफिशिएंट। तो चकरा मत जाना जब एग्जाम में कोई आएगा ऐसा, है ना, ये क्या हो सर, हमको कुछ तो पूछा था जो आपने नहीं पढ़ाया। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, ये वही है, ठीक है ना, वेलोसिटी कोएफिशिएंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसका यूनिट ऑर्डर टू ऑर्डर चेंज होता है, जो कि अपन ने पढ़ा है, राइट। ठीक है ना, ऑर्डर टू ऑर्डर चेंज होता है, ठीक है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हाँ वो तो क्लियर हो गया, ऑर्डर इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर इज कैलकुलेटेड experimentally. Now what I am saying, what is the unit of rate constant for the zeroth order reaction? Actually I should have asked that question in another way. ठीक है अभी तो बताओ, चलो जाने दो। अच्छा लिखने में समय लगता है तो मैं बता देता हूँ, देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन द जीरोथ ऑर्डर। अच्छा मैं अदर वे अराउंड दूसरा वाला भी क्वेश्चन पूछ लूंगा तो आप जल्दी बता सकते हैं, मुझे पता है क्या, कि भाई ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना, where we have the unit of rate of reaction is equal to the unit of rate constant। जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है वही रेट कांस्टेंट की भी यूनिट होती है। ऐसे कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, वो जीरो तो ऑर्डर ही है, जीरो तो ऑर्डर ही है ना, जीरो ऑर्डर ही है, यही है वो, ठीक है ना। यहाँ पर रेट का भी यूनिट वही होता है जो रेट कांस्टेंट का होता है, मोलार पर सेकंड बोले या फिर मोल पर लीटर बोले, तो यही रेट ऑफ रिएक्शन का भी ऑर्डर यही होता है। अच्छा ठीक है भाई, चलो आगे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर अगर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर अगर मेरे पास रिएक्शन है तो यहाँ पर के का यूनिट सिर्फ पर सेकेंड होता है, के का यूनिट सिर्फ पर सेकेंड होता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो अब के का यूनिट मेरा बन रहा है, के का यूनिट बन रहा है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, यस और नो। अच्छा भाई जब तीन होती है ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर अगर हो गया तो थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, मोल टू द पावर -2 लीटर टू द पावर 2
सेकेंड इनवर्स. इज इट ट्रू व्हाट आई एम राइटिंग? क्या ये सही है थर्ड के लिए? थर्ड के लिए क्या ये सही है? यस सर. ओके. नाउ nth order reaction. nth order reaction. Mole to the power what? Can you say me just? बस यहाँ का नंबर बताओ, मोल का पावर बताओ बस मुझे. nth order reaction में मोल की पावर क्या रहेगी? यही सीखना है. देखो मैंने आपको ये तीन सिखाए ना, तो आपको ये आना चाहिए. ये करना मतलब आप होमवर्क कर रहे हैं. ये आपको माइंड में समझते रहना मतलब होमवर्क कर रहे हो. ठीक है ना? 1 माइनस एन. वेरी गुड. लीटर टू द पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स. लीटर टू द पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स. ठीक है ना? पर यकीन नहीं होता तो अपन वैल्यू रख के देखते हैं. जैसे थर्ड रखा मैंने, n इज इक्वल टू 3 रखा, तो क्या आ रहा है -2, और इधर क्या आ रहा है 3 माइनस 2 प्लस 2. मतलब ये मैच कर रहा है ना, ये फॉर्मूला मैच कर रहा है. मतलब nth ऑर्डर की रेट कांस्टेंट का यूनिट ऐसा होता है. डिड यू गेट द पॉइंट? यही आपको सीखना है. ठीक है, इसी को एंट्रेंस बोलते हैं. और है ना कि भाई आई एम द टाइप ऑफ पर्सन या फिर द टाइप ऑफ टीचर वेयर आई वुड लाइक टू टेल कंसेप्चुअल थिंग्स. बाकी कंक्लूजन आप खुद निकालना चाहिए. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसा कुछ तो कोड लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ और फिर बाद में कंक्लूजन पे आप पहुंच गए, क्योंकि आप वहां पर आप खुद सोचने पे मजबूर हो रहे हैं. समझ में आ रहे हैं? यू आर थिंकिंग एट दैट टाइम. ठीक है, सब कुछ टीचर ही बता देगा तो फिर आपका थॉट प्रोसेस ही जनरेट नहीं होगा. तो फिर आपके पास जब एग्जाम में एंट्रेंस में एक नया टाइप का क्वेश्चन पीच किया जाएगा, तब आपकी बत्ती गुल. है ना? है ना? आपका सेल ड्रेन आउट हो जाता है, बैटरी बंद पड़ जाती है. वैसे नहीं होना चाहिए. पढ़ते समय ही आपको सोचने का जो आदत है वो डालना है. चलिए भाई आगे चलते हैं. देखो ये बताते हैं. देखो मैंने अब तक छोटा सा पोर्शन पढ़ा है इस टॉपिक का, बट लास्ट पहले लेक्चर में कुछ पढ़ाया और दूसरे 2 लेक्चर, मतलब लास्ट वाला लेक्चर और ये लेक्चर, मैं उसी को रिवाइज मार रहा हूँ. क्यों पता है? एक बार उस टॉपिक में फिट हो गए ना, सेट हो गए ना, फिर अपन यूं भाग सकते हैं कि बताओ मत. बस उसको सेट होना है, अपन को उस टॉपिक में सेट होना है. उस टॉपिक के सारे जो क्या बोल सकते हैं, द नुक एंड कॉर्नर बोलते, देखो उसको, वो सब अपन को समझना चाहिए. ओके, कैसे कैसे आपको फंसाया जा सकता है वो सारे एक बार पता चल गया कि बस हो गया भाई. फिर अपन कितनी भी बड़ी दौड़ लगा सकते हैं, लंबी दौड़ लगा सकते हैं. चलिए हम क्या बताएंगे. देखो एक सिंपल है. या सपोज अ रेट लॉ. रेट लॉ तो लिखना आपने सीख लिया. रेट लॉ तो लिखना सीख ही लिया है. रेट लॉ के ऊपर थोड़ा बाद में आते हैं. पहले ये करते देखो. हाँ चलो, एक रिएक्शन है ऐसी, a प्लस 3b फॉर्म्स प्रोडक्ट. ठीक है ना? मैं चेक करूंगा कि आप एंट्रेंस के लिए कितने तैयार हुए हैं. ठीक है, बाय डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. ठीक है ना? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल करता हूं तो रेट ऑल्सो डबल्स. By doubling concentration of A, rate also doubles, and by tripling the concentration of B, B का concentration ट्रिपल कर दिया मैंने, rate becomes 9 times. What is the overall order of the reaction? Overall order of the reaction. फटाफट. This is what is entrance. फटाफट बताने का. Yes, very good. Very good. निकिता सावंत, निकिता एंड सानिका, अक्षरा, very good. वेरी नाइस, वेरी नाइस. फॉलो कर रहे कि नहीं आप? जो मैंने आपको स्टडी का मेथड बताया है ना कि कैसे आपको पढ़ना है, कि आपके पास जितना भी, अगर आज का लेक्चर हो गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आज टीचर ने पढ़ा है उसको ही रिवाइज करेंगे. फिर आपकी कितनी भी बड़ी एग्जाम क्यों ना हो अगले दिन, क्योंकि आज जो पढ़ा है वो आज मैंने किया नहीं, तो फिर आगे जाके फ्यूचर में आपको टेंशन आज बढ़ने ही वाला है. चलिए देखो, डबल करने से रेट डबल होता है, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ये क्या होगा पता है? देखो डबल करना है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 2 to the power m बाहर आ जाएगा. वो क्या कर रहा है? 2r कर रहा है. 2 to the power m टाइम्स r इज इक्वल टू 2r. तो r r कैंसिल हो जाता है और m इज इक्वल टू 1 आता है यहाँ पर.
और दूसरी बात बताया कि ट्रिपल करने से मतलब थ्री टू द पावर n बाहर आ जाएगा उसमें टाइम्स r। ये ऐसा करने से क्या हो रहा है 9 टाइम्स r हो रहा है विच इज नथिंग बट ये r कैंसिल कर दो 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 तो n इज इक्वल टू 2 आ जाता है इसमें। और ऐसा करके m प्लस n आपको आंसर पूछा है फाइनली, इसलिए मेरा फाइनल आंसर 3 रहेगा। फाइनल आंसर क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर 3 है इसकी। अब इसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या रहेगा? जब ये 3 आता है तो आपको पता है कि इसका रेट ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वही है। ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये जो क्वेश्चन पूछा है, और पूछा कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सच रिएक्शन। तो मतलब फाइनल आंसर तो यहां पर जा रहा है ना आपका पूरा, यस सर नो। पर पहले आपको ये एनालिसिस आना चाहिए। और ये सब एंट्रेंस चल रहा है, बोर्ड में तो कैसे लिखना है वो तो पढ़ा ही दिया ना पीछे, वो तो कोई भी कर लेगा, बट एंट्रेंस के लिए थोड़ा स्पीड मांगता है ना। यस एवरीवन, क्लियर है क्या? चलना है आगे? ठीक है, अगर वो आता है तो और थोड़ा और भी अच्छा देते हैं, है ना। चलो ध्यान से सुनिएगा। A प्लस बी फॉर्म्स प्रोडक्ट, रिएक्शन है, ठीक है ना। बाय डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, rate also doubles. By quadrupled concentration of both 4 times, quadruple कर दिया concentration of A and B, दोनों का भी concentration डबल कर दिया both, ठीक है ना। rate becomes 8 times. What is overall order of the reaction? जल्दी देखते हैं कौन जल्दी करता है, किसके दिमाग में फिट हो चुका है। कुछ लोग उड़ रहे हैं, उनको जमीन पे ला रहे हैं हम। कुछ लोग उड़ रहे हैं, उनको जमीन पे लाएगा ये क्वेश्चन। और सही आ गया तो जबरदस्त भाई, आपका कॉन्ग्रेचुलेशन। पर 1 मिनट के अंदर अगर आया तो सही, वरना तो कोई भी ला लेगा। समय समाप्त होते जा रहा है, जल्दी करो, समय समाप्त होते जा रहा है। गलत, पहला आंसर है गलत। देखो एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड, तो भले मैं स्पीड पूछ रहा हूँ आपको, यू मस्ट हैव टू बी एक्यूरेट। भले मैं स्पीड मांग रहा हूँ बट पहले एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है ना, फिर स्पीड आएगी। जबरदस्त, थोड़ा समय ले लिया और सही बता दिया, वेरी नाइस। पहले 3 आंसर गलत, चौथा आंसर सही आया मुझे। यस, वाओ, इसको बोलते हैं स्पिरिट भाई, इसको बोलते हैं स्पिरिट। जबरदस्त। उसका गलत आया था, अभी जो लास्ट आंसर दिया उसका गलत आया था, पिछली बार गलत आया था, बट इस बार सही आया है। मतलब आसान क्वेश्चन नहीं करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेंगे। वेरी नाइस। चलो मैं देखो नाम पढ़ता हूँ सबके, खुद ही क्रॉस वेरीफाई करके देखो, जो आंसर दिया है उसको रखो रेट लॉ में, और फिर देखो अगर आपको लग रहा है, रियलाइज हो रहा है कि नहीं नहीं सर गलत हो गया सॉरी, तो वो भी बता दो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर m, B टू द पावर n, ठीक है ना। यही होता है आपके साथ एग्जाम में, यही होता है आपके साथ एग्जाम में कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आसान देते हैं एग्जामिनर, और चौथा क्वेश्चन अचानक से डिफिकल्ट सेट किया जाता है, और आपको लगता है क्या बस मैं तो अभी राजा बन गया ना, मैं तो अभी इट्स जस्ट अ केक वॉक फॉर मी नाउ, इट्स सो इजी। और भागते जाते भागते अचानक से गड्ढा मिलता है, वो गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता मैं गिरा, ठीक है ना। आपको लगता है सब सही करके आए, घर जाने के बाद पता चलता है, आंसर की देखने के बाद पता चलता है, और यार ये तो फंसा दिया मेरे को। सिंपल क्वेश्चन है ना, मैं भी आपके ही मजे ले रहा हूँ, चलो जाने दो। देखो भाई, जब ए का डबल किया तो रेट डबल हुआ, इसका मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पर 2 2 टू द पावर m इज इक्वल टू m इंटू आर इज इक्वल टू 2r हो रहा है, तो आर आर कैंसल, m इज इक्वल टू 1 आ रहा है सर। हाँ सर, ये तो मेरा भी आया था, ये दूसरा वाला द्वारा झोल मार दिया थोड़ा सा। हाँ वही तो खेला मैंने आपके साथ खेल, ठीक है ना, वही तो खेल खेला है, ध्यान दीजिएगा। जब क्या किया, दोनों को 4 गुना किया,
दोनों को 4 गुना किया। अब ये तो पक्का है कि डबल करने से रेट डबल कौन करता है, एक ही कॉन्सेंट्रेशन करती है। तो 4 गुना करने से 4 गुना तो कौन करेगा, ए करेगा। तो ए के कारण 4 का फैक्टर तो आ ही जाएगा। बट यहाँ पर 8 टाइम्स हुआ है ना, इसका मतलब वहां से कितना फैक्टर आ रहा है, 2 का फैक्टर आ रहा है। कहां से, बी से। सोच देखो सोच, ओवरऑल 8 टाइम्स बना है ना, सिर्फ बी थोड़ी 8 टाइम बना है। मैंने क्या बोला है, बोथ लिखा है ना इधर। सर वो तो हमने देखा ही नहीं। जो लोग 3 आंसर कर रहे हैं ना, वो यहीं पर गड़बड़ किया है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं कैसे 3 आंसर किए और 2 आंसर कर दी। चलो भाई देखो, यहाँ पर 4 टाइम्स तो ए कर ही देगा। जब मैं 4 गुना करूंगा तो ए का भी 4 गुना हो जाएगा। बट यहां से फिर बचेगा क्या, 2 गुना बनेगा बचेगा। अच्छा भाई, बी का पावर क्या रहना चाहिए कि 4 to the power n टाइम्स आर इज इक्वल टू 2r कर रहा है वो, बस बराबर की नहीं। ये बस 2 का फैक्टर लाना है ना मुझे। तो 4 गुना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कर दी मैंने, बट वो बाहर आके सिर्फ 2 बचना चाहिए। तो भाई बाहर आके 2 तभी बचेगा जब उसकी पावर क्या हो जाएगी, जब उसका पावर क्या हो जाएगा। देखो इसका पावर रहेगा हाफ, है ना, इसका पावर रहेगा हाफ, है ना। ये सब नो, 4 to the power हाफ कर दो आप, इज इक्वल टू 2 आएगा कि नहीं। दैट्स वाई n इज इक्वल टू हाफ रहेगा, n इज इक्वल टू हाफ रहेगा। 0.5, n इज 0.5 एंड दैट इज वाई ओवरऑल ऑर्डर इज 1.5। और ये सर फ्रैक्शनल भी होता है, हमने तो याद ही नहीं रखा। मैं तो बोला था भाई, लेक्चर में बताया था ना, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, एनीथिंग, एनी इंटीजर्स। यस और नो, कैसा लगा सवाल, कैसा लगा सवाल? अब क्या बताए सर, है कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे कुछ सीख मिलता है। आप हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ एक नया सीखते रहते हो। ऐसे क्वेश्चन है भाई हमारे, क्वेश्चन मतलब कैसे रहेंगे, 100 सुनार की 1 लोहार की। एक क्वेश्चन करो धाड़, अरे बाप रे, इतना सारा प्रकाश पड़ गया माइंड में। ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शन वाज स्टडीड, ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन स्टडी कर दी मैंने। ठीक है, इन अ क्लोज्ड वेसल, एक क्लोज्ड वेसल है अपने पास। कौन सी रिएक्शन है, इट इज सिंपली डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 भाई जबरदस्त ऑक्साइड होता है ये तो, मस्त एकदम। इसका तो सॉलिड स्टेट भी एग्जिस्ट करता रहता है, लगता है ना। नाइट्रोनियम नाइट्रेट पता है क्या आपको, N2O5 का एक गैस है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन होती है इसमें, है ना। अरे पी ब्लॉक की अभी अभी एग्जाम दी होगी ना आपने, याद है कि नहीं कुछ, आपको तो कुछ याद नहीं है। आपको एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉलिड N2O5। नहीं तो देखो ऐसा करते हैं, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन देखो, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, और छोटा सा इधर नीचे क्या लिखा है, सॉलिड। हम पता है इसको देखते ही नहीं, देखते ही नहीं अपन इसको, हम सोचते ये पूछा है आपको। अरे मेरे बच्चे ये नहीं पूछा है तेरे को, है ना, ये नहीं पूछा है। दिस इज N2O5 गैसियस, बट अभी यहाँ पर क्या पूछे, सॉलिड, इट इज डिफरेंट थिंग। नाइट्रोनियम नाइट्रेट, NO2 प्लस NO3 माइनस, इसका पूछा है, मतलब 2 आंसर है, इसका अलग हाइब्रिडाइजेशन sp, यस और नो, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस, और नाइट्रेट ऐसा होगा ना कुछ तो, O माइनस, और फिर ये। तो यहाँ पर क्या है भाई, 1 2 3 sp2, sp और sp2 आंसर है आपका। हम किए यहाँ पर क्या, 1 2 3, इस नाइट्रोजन का sp2, और यहाँ पर भी sp2। गलत हो गया ना सब कुछ, सॉलिड नहीं दिखा। अरे ठीक है, ये मैं कहाँ चला आया, पी ब्लॉक में घुस गया। काइनेटिक से पी ब्लॉक में घुस गया। चलो कुछ तो फायदा होता है पढ़ने वाले बंदे का।
कुछ लोग होते हैं बस सिलेक्टेड जो पढ़ते रहते हैं, जिनको ठीक लगेगा, नहीं तो बाकी के तो बोलेंगे भाई ये क्या चल रहा है। N2O5 gaseous forms 4NO2 gaseous plus O2 gaseous. It was found that concentration of NO2 increases. Concentration of NO2 increases by 4 into 10 to the power minus 2 molar per second. In 5 seconds. ठीक है ना, in 5 seconds. Calculate. चलो भाई, ये तो कर लो यार, ठीक है ना। ये कोई गूगली नहीं है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब कुछ आपके सामने ही रहेगा। और बस गड्ढे में मत गिरना अभी, सिंपल है ये। देखिएगा, यहाँ पर एक सिंपल चीज बताई है। वी it was found that the concentration of NO2 increases by 4 into 10 power minus 2 moles per second in 5 seconds. इसका मतलब क्या है पता है? The rate of appearance दिया हुआ है। At that moment, rate of appearance in that time interval of 5 seconds ऑफ किसका? NO2 का, मतलब ये वाला जो उसका रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट है उसका, मतलब वो क्या है, बस बस नथिंग बट DNO2 by dt है ना। सो व्हाट इट वुड बी, 4 इंटू क्या दिया है, 10 पर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। इट इज दैट वन, इट इज दैट वन। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है भाई। चलो सर वो तो ठीक है, हमारा मेरा ये आ गया। कुछ लोग बोल रहे देखो, ये आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अरे बच्चे, ये क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है मेरे लाल मेरे दोस्त, है ना। ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। क्यों? ये तो बस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 है। कुछ लोगों ने इसी को आंसर मान लिया, 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर सेकेंड। दिस इज नॉट द आंसर सर। देन व्हाट इज द आंसर? बच्चे देख, मैं बताऊंगा तुमको अभी। As per the rate equation, what is the rate equation? Minus of half of, है ना, d N2O5 by dt. This is the rate of the reaction, क्योंकि रेट इक्वेशन में कोई भी एक टर्म रेट ऑफ रिएक्शन निकाली बोल के मानी जा सकती है। प्लस 1/4 ऑफ डी NO2 बाय dt is equal to d of O2 by dt. So then we can write, ये तो रेट इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, ऐसे ही लिखता है ना रेट इक्वेशन, याद है आपको? हाँ सर पढ़ा था सर, पढ़ा था। चलो भाई, हेंस पहला रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, सॉरी प्लस 1/4 ऑफ डी NO2 बाई dt। पर सर हमारे मेरे पास तो DNO2 बाई dt आ गया है। हाँ बेटा, तो फिर यूज करना, कौन नहीं बोल रहा है। ये है सर मेरे पास, हाँ तो सही है बेटा। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोलार पर सेकेंड या फिर मोल्स पर लीटर इज योर फर्स्ट आंसर, इज द रेट ऑफ रिएक्शन। यस गाइस, all are correct. Now the rate of change in concentration of
यहाँ पर आएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 which is nothing but which will be nothing but what it is minus half, ठीक है ना, into माइनस ऑफ हाफ। ये देखो यहाँ पर जो ये टर्म आई थी ना, ये वाली टर्म, ये ऐसा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो अपने पास पता ही है, नहीं नहीं ऐसा इक्वेशन ऐसा नहीं लिखा जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। ये आपको पूछा है तो मैं नीचे लिखता हूँ, थोड़ा अलग साइज इसमें लिखता हूँ। क्या ये सही है? Rate of disappearance of N2O5 is this one, minus of dN2O5 by dt. But we know the relation that minus of half of dN2O5 by dt is 2 into the power minus 3 है। तो भाई बस हो गया ना, माइनस, हेंस आंसर आ गया माइनस ऑफ dN2O5 by dt will become remain how much, 4 into 10 to the power minus 3 मोलार पर सेकेंड। दोनों आंसर कितने लोगों के सही आए बताओ, बताओ बताओ, दोनों आंसर कितने लोगों के सही आए बताओ, कंजूसी मत करो बताने के लिए, ठीक है ना, कंजूसी मत करो बताने के लिए, बताओ। ऐसी हालत तो कभी नहीं हुई होगी कि पहले तो क्लास में आप लोग फिजिकली प्रेजेंट रहते थे, मेंटली एब्सेंट रहते थे, अब तो फिजिकल है ही नहीं, घर से ही क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन चल रही है क्लास, तो अब माइंड तो कहाँ क्या रहेगा भाई, पूछा क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं। Did you made the analysis? Why did you made the mistake? ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, चार या दो तीन लोग ही बोल रहे कि सही किया है उसका आंसर, बाकी के लोग कैसे गलत कर रहे, इतना सिंपल क्वेश्चन। सर अभी आपने बताया ना, अब गलत नहीं करेंगे, यस दैट्स द स्पिरिट, ठीक है ना, वही तो सीखना है हमको। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन को करने धीरे धीरे अपन सीख रहे हैं। चले आगे, लेट्स मूव अहेड टू द न्यू क्वेश्चन। अच्छा ये जो रेट रेट बोल रहे हैं ना, रेट रेट कर रहे हैं, रटा रहे हैं, रट लगाए रेट की, तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, नीट के लोग हैं ना आप लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, कौन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट का भी बताया था देखो आपको मैंने, यस और नो, रेट कांस्टेंट के भी फैक्टर्स बताए देखो मैंने आपको, कौन से फैक्टर्स रेट कांस्टेंट को अफेक्ट कर। सो कौन से फैक्टर्स है, पहला है कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, अब फॉर गैसियस रिएक्शन अगर है तो, हाँ गैसियस रिएक्शन अगर है तो प्रेशर, प्रेशर मतलब वो वॉल्यूम भी आ गया कंटेनर की वगैरह वगैरह, टेम्परेचर, ठीक है, देखो जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो कंटेनर की वॉल्यूम आधी हो जाएगी, ठीक है ना, आधी हो गई प्रेशर की कंटेनर की वॉल्यूम, तो फिर वॉल्यूम डिक्रीजेस तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई रेट विल इंक्रीज, ठीक है ना। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में भी कैसा, जैसे गैसियस रिएक्टेंट है तो ज्यादा रेट होगा, जल्दी रिएक्शन होगी देन लिक्विड देन सॉलिड, ठीक है, दैट्स द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नहीं तो आप सोचेंगे कि सर नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या, सरफेस एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट,
ठीक है ना. लास्टली विच वी कैन नेवर अवॉइड, कैटालिस्ट. ठीक है ना. कैटालिस्ट, द कैटालिस्ट. इसमें से अच्छा ये बताओ, इसमें से रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं? इनमें से ऐसे कौन से फैक्टर है जो रेट कांस्टेंट को अफेक्ट कर सकते हैं? अच्छा कितने ये बताओ. चलो 6 दिए ना मैंने फैक्टर्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन 6 है. वेरी नाइस. ये लोग हैं मेरे क्लास के अटेंटिव बच्चे. वेरी नाइस. 3 है सर, 3 है. कौन से है सर? आपने बताया टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट. दीज 3 अफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट आल्सो. मतलब वो तो रेट कांस्टेंट ही बदल देते हैं भाई. ओके, that means concentration of the reactant and pressure and the surface area are uh, matlab they do not affect on the rate constant. Rate constant is independent of the concentration. Okay sir, क्लियर होगी बात. मन में फंस गई है, फिट हो चुकी है. अब आगे बढ़ना है. चलिए बढ़ते आगे. अच्छा आपको पता है रेट लॉ? ये तो बता दिया है पहले से ही. पर अगर बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा रेट लॉ क्या है तो कैसे लिखेंगे आप? रेट लॉ लिख सकते हैं ना. द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बोर्ड्स के इस हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको. लिखना पड़ेगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. बराबर कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. बराबर कि नहीं? जितने भी रिएक्टेंट है, रेज टू द पावर, रेज टू द पावर क्या बोलेंगे, द ऑर्डर, है ना. स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो हम हर बार नहीं लेते हैं. रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर, their respective order. ठीक है ना. फाइन. ओके तो अब हम एकदम स्पेसिफिक पढ़ने जा रहे हैं. रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है. ठीक है ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म. फिर उसमें मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट आएगा, वो पढ़ेंगे. और फिर अपन इस ऑर्डर को और मॉलिक्यूलरिटी को कंपेयर भी करेंगे. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द रिएक्शन मैकेनिज्म. गिव द हेडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म. What is reaction mechanism? भाई the study of detailed steps, है ना. रिएक्शन मैकेनिज्म का सिंपल मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स. ठीक है ना. डिटेल स्टेप्स यहाँ पर लिख सकते हैं. देखो स्टडी ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्टेप्स involved in the reaction. ठीक है ना. उसी को अपन रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं. रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स. वैसे तो केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप के हैं, बट अपन जो टाइप देखने वाले हैं अभी, एक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और दूसरा रहेगा एलिमेंटरी रिएक्शन. बराबर. आपको एलिमेंट्री रिएक्शन का ये बता दिया है ना पहले ही मैंने, डेफिनेशन और वो क्या होता है. एलिमेंट्री रिएक्शन, आर वी डन विद दिस?
लिखा है पहले ही अपन ने। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ और एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब कैसा, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, द रिएक्शन विच कैन टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है ना। मतलब हर एक रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप की नहीं होती है, जैसे आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा, देखो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन इज ऑफ 2 स्टेप्स, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इट, जो प्लेनार स्पीशीज बन जाती है उसके ऊपर। तो वैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मतलब दो मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस, स्टेप 1 स्टेप 2, और वो स्टडी करना मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करने जैसा है। तो से मान लीजिए अपन ने एक रिएक्शन लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसी एक रिएक्शन लेंगे जहां पर क्या हो रहा है, से सिंपल एग्जांपल लेते हैं, NO से 2 NO2 प्लस कार्बन, NO2 में क्या डाल दिया अपन ने, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स NO प्लस CO2, ठीक है ना, चलेगा, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन है सपोज, ये मान लीजिए दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब इसमें क्या करना है, देखो ये तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इंडिविजुअल स्टेप्स क्या रहेंगे वो मैं लिखता हूं, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो सपोज इसने ऐसा बना दिया, इन द स्टेप 1 क्या बना दिया, NO2 प्लस NO2 फॉर्म्स NO प्लस NO3, बन दिया ऐसा सपोज। और सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, NO3 will react with CO to form NO2 plus CO2, NO2 plus CO2 सेकेंड स्टेप में हो गया। नाउ इफ यू ट्राई टू ऐड दिस टू, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दिया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा भाई आपको, ये NO3 एंड ये NO3 गेट्स कैंसल्ड, ये NO2 और ये NO2 गेट्स कैंसल्ड, और बचेगा क्या, जो ऊपर अपन ने लिखा है वही बचेगा। मतलब भाई रिएक्शन तो दिख रहा है ऐसा, ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो दिख रहा है ऐसा, बट एक्चुअली अंदर कुछ और ही हो रहा है, अंदर में एक नया ही कंपाउंड बन रहा है, कौन सा, जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, एक नया कंपाउंड बन के चला गया कुछ देर के लिए, जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिख रहा है। दिस कैन बी कॉल्ड एज ओवरऑल रिएक्शन ना, या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन ऐसा है जो बन के चला गया और दिख ही नहीं रहा है फाइनल रिएक्शन में, हाँ NO3, यस, NO3 ऐसा एक कंपाउंड है जो बना तो था पर हमको तो नहीं दिख रहा है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, द कंपाउंड which is formed during the reaction but do not appear in the overall reaction is called as intermediate, ठीक है ना, इंटरमीडिएट। ये बीच वाला बंदा है भाई, ये बीच वाला बंदा है, किसी को समझ में नहीं आता है कौन था वो, कौन था वो, ठीक है ना। आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, जब शिवाजी महाराज अपने बहुत सारे जो युद्ध थे वो क्यों जीत जाते थे पता है, क्योंकि उसमें एक खबरी रहता था, खबरी, है ना। तो वो आकर के क्या करते थे, उसकी अंदर वाली बात बताते थे कि भाई इसका सैन्य अभी यहाँ पर आया है, उनके पास इतना शस्त्र है, इतना, इतने सारे
लोग आए हैं, सैनिक कितने हैं, वो सब 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 बताएंगे, कौन से रास्ते से आ रहे हैं, कौन से जंगल में अभी फंसेंगे, सब बता देंगे। तो अचानक से ये जा करके क्या करेंगे, धावा, अटैक, फिनिश, ठीक है ना। सो भाई दुश्मन को पता ही नहीं चलता था ये कैसे हो गया, उनको लगता है क्या, हाँ जबरदस्त, नाम भी सही पहचाना, बहिर्जी नाइक, यस। तो इंटरमीडिएट्स आर लाइक द बहिर्जी नाइक, मैं नाम ही बताने ही वाला था अभी तो, दे आर लाइक द बहिर्जी नाइक, ठीक है ना। वो तो अंदर की राज राज की बात है भाई, किसी को समझेगा नहीं, पर सामने तो दूसरा ही दिख रहा है, पीछे कोई और है, ठीक है भाई। इंटरमीडिएट्स, द स्पीशीज, द स्पीशीज which form during the reaction, देखो RXN लिख रहा हूं, इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द रिएक्शन, कुछ तो शॉर्ट फॉर्म यूज करने दो मेरे को। द स्पीशीज विच फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बट डू नॉट अपीयर in overall reaction are called as intermediates. Here NO3 can be called as intermediate. Here NO3 can be called as intermediate. लिखा क्या, समझा क्या, चल क्या रहा है, समझ रहे हैं यहां पर क्या चल रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है। समझा सर, समझा समझा, समझ में आ रहा है, समझना चाहिए भी, ध्यान दीजिएगा। और क्या पढ़ाएंगे सर इसमें, सर तो बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं, तुम तैयार है क्या बताओ पहले। देखो जब अपन किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन दिया करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों स्टेप्स उतने ही स्पीड से होते हैं, ये एक रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, और ऐसा नहीं है कि दोनों रिएक्शन एक ही स्पीड में हो रहे हैं, किसी का स्पीड कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, इसलिए ये पहले देखा जाता है कि विच इज फास्ट एंड विच इज स्लो। सपोज मान लीजिए ये पहला स्टेप फास्ट है और ये दूसरा स्टेप क्या है, स्लो है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, इस रेट का इस रिएक्शन का रेट, कौन से, ये ओवरऑल जो रिएक्शन लिखा है ना अपन ने, इस रिएक्शन की रेट डिपेंड करेगी किसके ऊपर, ये स्टेप 1 के ऊपर कि स्टेप 2 के ऊपर। अब थोड़ा तो ऑर्गेनिक पढ़ लिए है ना, थोड़ा ऑर्गेनिक तो पढ़ ही लिए, इससे तो ये तो आंसर कर ही लेंगे कि द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन स्टेप 1 और स्टेप 2, ओवरऑल रिएक्शन की रेट। स्टेप 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंसेप्ट पढ़ा है ना हमने सर, है ना। व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अरे हाँ ये तो सुना था, स्टेटमेंट सुना था क्या, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, RDX नहीं, RDS, बम नहीं फोड़ना इधर अपन को, RDS, rate determining step. The slowest step of mechanism is called as rate determining step. इसका मतलब सर अगर मुझे इस रिएक्शन की स्पीड निकालनी है, रेट निकालना है, तो पहले मुझे उसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। ओह, एंड व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शंस देन, ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। अरे यही तो है स्टेप 1 एंड स्टेप 2, एक ही स्टेप है ना, ये तो बोल रहे हैं ना एक ही स्टेप में हो रहा है ये, तो भाई ये अकेले में एक फर्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन है, स्टेप 2 इज अनदर एलिमेंट्री रिएक्शन, और इन दोनों को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन रहा है। दैट इज व्हाई आई सेड ऑल एलिमेंट्री रिएक्शंस आर द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कैन बी, नेसेसरी नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, and every complex reaction will have some multiple steps in the elementary form, elementary steps रहेंगे उसके, ये माइंड में बैठ रहा है। हर एक रिएक्शन में ऐसे होता है, स्टेप्स तो होते ही है, सिंपल है, बस पहली बार पढ़े तो मैं आराम से पढ़ा, ठीक है ना। कुछ दिन के बाद आप पढ़ेंगे इसको, अरे यार ये तो होता ही है ना, हर एक रिएक्शन में क्या मल्टीपल स्टेप्स होंगे, जो मल्टीपल स्टेप्स रहेंगे
तो वैसे रिएक्शन को उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, और जो इंडिविजुअल स्टेप्स लिखते हैं उसको अपन एलिमेंट्री स्टेप्स बोलते हैं। जो बीच में बन के जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरमीडिएट। यस, इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो अब देखते हैं, देखो अब देखते हैं, अपन ने बोला क्या? रेट इज ऑलवेज डिटरमाइंड, रेट इज ऑलवेज स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है भाई, ले रेट द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म से निकालनी है अपन को, तो उसी का रेट लॉ लिखना है। इसका मतलब पीछे जो हो गया ना, उस रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा पता है? आर इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, भाई वो जो NO3 आया था ना आपके पास, वो NO3 प्लस जो बाद में आपके पास कौन सा आया, CO आया ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। और क्योंकि आपको पता है कि वो एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं है? ये देखो ये वाली, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो सकता है ना पावर, इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर हो सकता है, इसलिए इधर भी 1 और इधर भी 1। ये होगा आपका रेट इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, फॉर दैट ओवरऑल रिएक्शन यही रेट इक्वेशन रहेगा। आपको पता है ना कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। सर यहाँ कहाँ लिखा है? अरे भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के टू स्टेप लिखेगा, उस रिएक्शन के स्टेप्स मतलब ये इंडिविजुअल एक ही स्टेप में रिएक्शन होने वाला है, ये एक स्टेप में होगी, ये एक स्टेप में होगी, इसलिए वो एलिमेंट्री कहलाएगी। एंड दैट इज व्हाई उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बन सकता है, ये होगा उसका रेट लॉ। दिस इज द वैलिड रेट लॉ। क्लियर? यहां तक क्लियर चीजें मैं क्या बताया? हाँ सर, समझ में तो आया, तो बस क्वेश्चन दे दो, फोड़ देंगे। अरे बेटा रुक, पहले और एक कंसेप्ट पढ़ने ने, क्या? मॉलिक्यूलैरिटी, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड मॉलिक्यूलैरिटी। में बोला था ना तुमको, दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? सबसे पहली बात, इट इज कैलकुलेटेड फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड नॉट फॉर, मतलब मैं पहले सबसे पहले वही पॉइंट बता रहा हूं जो आप भूल जाते हैं, या फिर जिसको आप इग्नोर करते हैं, या फिर लोग इग्नोर करते हैं, बट मैं नहीं करता। इट इज कैलकुलेटेड फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड नॉट फॉर एन फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा सर, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी क्या करना रहता है? स्टेप्स को निकालना होता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था ना एक, ये वाली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इक्वेशन था, बट उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकालते, मॉलिक्यूलैरिटी इसके लिए और इसके लिए निकालते हैं। पक्का सर, फिट हो गया माइंड में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब फिट हो गया। बट व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी सर? हाँ भाई, वही तो बता रहा हूं मैं तुम्हें, व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी, है ना? देखो, बच्चा भी मैं ही बन रहा हूँ और टीचर भी मैं ही बन रहा हूँ, क्या करूँ? उसी में इंटरेक्शन करते बैठ रहा हूँ। मेरे तो सामने बस लैपटॉप है लग रहा है लैपटॉप को ही पढ़ा पढ़ा के मेरा भेजे का फ्राई हो जाएगा। ठीक है ना? व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी, इसलिए आपका एक यस काम आता है भाई, आप मेरा मुझे, आप अगर यस बोलते तो लगता है हाँ भाई चलो कोई तो है, कुछ तो हिल रहा है सिस्टम सामने से, नहीं तो ये लैपटॉप थोड़ी हिलेगा। ठीक है? अगर आप सामने होते तो आपकी मुंडी तो देखता मैं, यस सर हाँ हूँ, कुछ तो हिला रहा है भाई। ठीक है ना? और अभी कुछ नहीं यार, तो बस लिखते तो रहो कम से कम, हाँ सर समझे सर, चलो आगे सर, कुछ तो करते रहने का। मॉलिक्यूलरिटी क्या बोला मैं? व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? हाँ, मॉलिक्यूलरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules colliding on each other in an elementary
स्टेप रिएक्शन। और इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर रहे हैं, किसमें? एलिमेंट्री रिएक्शन में, ठीक है ना। इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी एटम्स और रेडिकल्स। जनरली वो मॉलिक्यूल रहते हैं, बट एटम्स और रेडिकल भी, कुछ भी रेडिकल वगैरह वो भी अपन काउंट कर सकते हैं इसमें। तो जब बात आती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, जब बात आती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटीजर हो सकता है? क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटीजर हो सकता है? अरे बोलो ना। मॉलिक्यूल होता नहीं है, ना तो हाफ मॉलिक्यूल, ना तो -1 मॉलिक्यूल, ना तो 0 मॉलिक्यूल, तो सारे प्लस नंबर में ही है, होल नंबर ही पकड़ने पड़ेंगे बस आपको। समझ में आ रहा है? ओके, दैट्स मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी किसके किसके लिए निकालते हैं? एलिमेंट्री स्टेप के लिए निकालते हैं बस। मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री स्टेप के लिए निकाला जा सकता है बस, ठीक है। चलो भाई, क्या करें अभी, मजबूरी हमारी, पढ़ाना तो है ही, पढ़ा देंगे। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज दैट वन, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो सकता है, देखो वो तो, ठीक है ना, 1 2 3 4 हो सकते हैं। और अगर एक ही स्टेप है, एलिमेंट्री स्टेप है, तभी मॉलिक्यूलैरिटी निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं निकालेंगे। से फॉर एग्जांपल अभी जो पीछे दिया था देखो आपको, अगर ये वाले रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी पूछा है, बट ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, आप उससे मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बोलेंगे। द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मींस द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, उसी की मॉलिक्यूलैरिटी निकालो। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल इधर? 2 है ना, तो 2 मॉलिक्यूलैरिटी है ना। कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर रहे हैं? 2, तो 2 मॉलिक्यूलैरिटी हो गई। वैसे अपन निकालते हैं, वैसे अपन मॉलिक्यूलैरिटी निकालते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने ऐसा बोला, क्या बोलते हैं अपन, सपोज ये ऐसे रिएक्शन है, HBr प्लस O2 फॉर्म्स HOBr, तो इस केस में क्या हो जाएगा? यही एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही स्टेप में होने वाला है रिएक्शन, तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी हो जाता है 2, क्योंकि यहाँ पर HBr और O2 एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगा 2। और रेट लॉ इसी से लिख देंगे, लिख सकते हैं अपन अभी तो। ऑर्डर किसके लिए निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए निकालते हैं ना, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकाला जाता है। बट मॉलिक्यूलैरिटी वो जो एलिमेंट्री स्टेप है उसमें अंदर, उसका ही निकाला जा सकता है, उसका ही निकाला जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो अभी देखते हैं, देखो अगर आपको ऐसा दिया है, देखो से ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। क्वेश्चन है कैसा, रेट लॉ लिखना है, सपोज आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। पहला स्टेप है, सपोज स्टेप वन दिया यही, HBr प्लस O2 HOBr, और ये बोल दिया क्या है, स्लो रिएक्शन है, ठीक है। स्टेप 2 दिया फिर से
स्टेप 2 दिए है, फास्ट है, और स्टेप 3 दे दिया। ये ऐसा दे दिया, ठीक है, ये भी फास्ट है, ठीक है ना। द रेट ऑफ रिएक्शन अपन को लिखना है, इसका जो ओवरऑल रिएक्शन रहेगा ना उसका रेट अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे पता है? फॉर दिस रेट इज इक्वल टू आर सॉरी के इंटू एक्चुअली यहाँ पर स्लो स्टेप कौन सी है? सिर्फ पहली स्टेप है ना, तो वहीं से रेट लिखना है आपको। इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा पता है? ये ऐसे लिखा जाएगा। इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। या फिर अगर आपको बोला ऐसे रेट लॉ है तो व्हाट इज द मैकेनिज्म? ये ऊपर वाला मैकेनिज्म रहेगा। क्यों? क्योंकि जो स्लो स्टेप रहता है उसी से रेट निकाला जाता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द स्लो स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऊपर ही लिखा है अपन ने, देखो यहाँ पर का पहला स्टेटमेंट देखो। तो यही रेट लॉ हो गया, देखो इसका। क्लियर? तो यहां पर ये रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? ऑर्डर भी क्या हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर ये 1 1 है तो ओवरऑल ऑर्डर 1 2 हो गई, ठीक है ना। इसको बाय मॉलिक्यूलर बोले, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब एक मॉलिक्यूलरिटी, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब दो मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, मतलब वो SN1 SN2 वाला जो 1 और 2 होता था वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर, तो ये मॉलिक्यूलरिटी से आता था। यस, इसलिए वहां पर स्टेटमेंट पक्का मतलब फोकस करके दिया जाता था कि SN2 का 2 जो है इट्स नॉट ऑर्डर, इट्स मॉलिक्यूलरिटी, है ना। SN1 का जो 1 होता है इट्स नॉट ऑर्डर, इट्स मॉलिक्यूलरिटी। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते थे ना अपन। अगर रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है तो भी मॉलिक्यूलरिटी विल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप। तो अब थोड़ा तो क्लियर होता होगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा और क्लियर हो गया होगा आपको मॉलिक्यूलरिटी कहाँ से आता है और क्यों आता है, कैसे आता है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी और रेट, होमवर्क रहेगा आपका। ये आपका होमवर्क रहेगा क्या? मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, सॉरी, ये डिफरेंस लिख के लाना है आपको। विल हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। 4 पॉइंट तो होने चाहिए कम से कम, इधर 4 और इधर 4, ठीक है। दैट्स द होमवर्क, दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए इतना ही काफी है, रुक जाते हैं आज, ठीक है ना। लेट्स स्टॉप हियर। रिवाइज करो अच्छे से, मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट पढ़ाया और रिएक्शन मैकेनिज्म के थोड़ा बहुत कंसेप्ट किया अपन ने, और डिफरेंस भी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। उसको इन द वर्ड्स पुट करेंगे, कंसेप्चुअली तो देखा है, विल पुट इन द वर्ड्स, इट इन द वर्ड्स नेक्स्ट टाइम। अगर आपने सबने करके आया तो अच्छी बात है, बस उसको रिवाइज करके आगे जाना है अपन को। फाइन, थैंक यू ऑल वेरी मच, विल स्टॉप हियर।